गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन ने स्टार्ट कर दिया है सेल्स एंड बैटरीज। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहली चीज, सेल सिंगल को बोलते हैं और बैटरी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है जो कि सीरीज में लगती है। हमने सीरीज और पैरेलल दोनों पढ़े। सीरीज में लगाने का फायदा यह है कि इसमें ईएमएफ ज़्यादा मिलता है लेकिन एम्पियर आवर सेम रहते हैं। मतलब बैटरी यदि 2 घंटे चलने वाली होगी तो 2 ही घंटे चलेगी, चाहे तुम 10 सीरीज में लगा लो। लेकिन अगर एक का वोल्टेज 2 वोल्ट है तो 10 सीरीज में लगाने पे तुम्हें 20 वोल्ट मिलने लगेगा। अब यदि तुम इन्हें पैरेलल में लगाते हो 2-2 वोल्ट्स की 10, तो अगर एक बैटरी 1 घंटा चलती थी तो पूरा सिस्टम जो है वो अब 10 घंटे चलेगा, परंतु देगा तुम्हें सिर्फ 2 ही वोल्ट्स। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, एम्पियर आवर्स ऐड हो जाते हैं, और सीरीज में एम्पियर आवर्स सेम रहते हैं और वोल्टेज ऐड हो जाता है। अब जनरली अपन वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैक्सिमम जगह हमने सीरीज में ही देखी है बैटरीज, ठीक है ना। तो अब उसी के आगे का अपने को स्टार्ट करना है। तो सीरीज पैरेलल का कुछ फॉर्मूलेज है, वहां से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। चलिए, तो कॉम्बिनेशंस हैं सेल के, जो कि सिंपल कॉम्बिनेशंस जब तक चलेंगे, ठीक है, फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे और उसके बाद कहीं पे भी रेजिस्टेंस, कहीं पे भी बैटरी ऐसे आने लगेगी तो हम किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे। तो अभी कुछ बच्चे डाउट्स भेज रहे हैं, तो डाउट्स ऐसे जिसमें 2 बैटरीज से वो ना करें, क्योंकि अभी 2 बैटरीज अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना, ठीक है। पूरी एक शीट और सॉल्व कराऊंगा उसकी बैटरीज की, 2 बैटरीज या 4 बैटरीज वाले। उसके बाद अगर फिर डाउट आता है तो भेजें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पिछली क्लास में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि when a cell is in closed circuit then potential across the terminal is called the voltage। यानी अपने को पता पड़ गया था वोल्टेज ही है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फॉर्मूला जो लगाना है V इज इक्वल टू आई माइनस आई आर, ये कब लगाना है। तो इसमें मैं 2 पार्ट्स कर देता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैटरी या सेल लिख दो। इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, ध्यान से समझना, या तो ये डिस्चार्ज हो रही है या फिर ये चार्ज हो रही है। अब तुम बोलोगे डिस्चार्ज और चार्ज में अंतर क्या है। तो मान ले कि मैंने एक बल्ब लगाया और उसके आगे एक मैंने बैटरी लगाई, और बैटरी का प्लस सिरा, ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जब ये लगा दिया तो बल्ब जलने लगा, तो क्या बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो उसका आंसर है हाँ, ये बैटरी अब डिस्चार्ज हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसका मतलब डिस्चार्ज का मतलब वी टेक करंट फ्रॉम इट, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये फॉर्मूला ही बदल जाता है इसका। तो डिस्चार्ज में क्या है, वी टेक करंट फ्रॉम इट। अब तुम बोलोगे चार्ज में क्या होता है। चार्ज में क्या होता है कि हम एक बैटरी लेते हैं, उस बैटरी का प्लस सिरा एक और बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं, ये ऐसा, ठीक है। तो ये बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया, और माइनस जो सिरा है वो माइनस सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, +2 प्लस ज्वाइन होता है और -2 माइनस ज्वाइन होता है चार्जिंग के समय। जब तुम मोबाइल चार्ज कर रहे होते हो तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं अपन उसके अंदर, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बड़ी बैटरी है, मान लो कि ये 18 वोल्ट की है और ये छोटी बैटरी 6 वोल्ट की है, तो इस समय क्या होगा कि ये जो 6 वोल्ट वाली है ये चार्ज हो रही होगी, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज को चार्ज कर देता है। तो ये वाली जो है ये क्या हो रही होगी, ये चार्ज हो रही होगी, और ये वाली क्या हो रही होगी, ये डिस्चार्ज हो रही होगी। अब तुमसे कोई पूछेगा कि अगर इस वायर में आई करंट जा रहा है, ठीक है, तो ये बताओ कि इसकी क्या इक्वेशन लिखोगे और इसकी क्या लिखोगे। तो डिस्चार्ज के लिए मैंने क्या बताया था, ईएमएफ जो छपा रहता है माइनस आई आर, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस विल गिव द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स। वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल क्या है, ईएमएफ माइनस आई आर। आई आर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। और ये क्या है, इट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी, पोटेंशियल अक्रॉस दी बैटरी। हुआ क्या कि बैटरी बनाने वाले ने वी वोल्ट्स की बनाई, ई वोल्ट्स की बनाई,
लेकिन जैसे ही उसको चालू करी इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो हमारे पास इतना कुछ बच गया, जो बच गया वो पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस आ गया बैटरी के, और जो रास्ते में ख़त्म हो गया वो इंटरनल रेजिस्टेंस ने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये चार्ज हो रहा होगा तो करंट जब यहाँ से जाके इधर पहुँचेगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ये बैटरी चार्ज हो रही है। अब जब चार्ज हो रही होगी तो इसमें करंट का डायरेक्शन अलग होगा। क्यों? क्योंकि जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो करंट का डायरेक्शन अलग है, और जब चार्ज हो रही होती है तो इसमें करंट जा रहा है, जबकि अपन इससे पहले करंट ले रहे थे। वी टेक करंट फ्रॉम इट एंड while charging we give current to it, we give current to it। अब जब करंट उसे देने लगे, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन बदल गया, और जब करंट का डायरेक्शन बदल गया तो यहाँ जो माइनस लगा हुआ है वो इस केस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि अक्सर गलत हो जाता है, अपन वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मैक्सिमम जगह तो यही यूज में होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम जगह V इक्वल टू ई माइनस आई आर ही है। लेकिन जब चार्जिंग होगी तो यहाँ पे चार्जिंग के समय ये फॉर्मूला यूज करना। अब देखो, अगर कोई पूछेगा कि इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, किसके लिए? इस वाले के लिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है? तो ये डिस्चार्ज हो रही है, ये डिस्चार्ज हो रही है, तो इसके लिए V इक्वल टू ई माइनस आई आर लगेगा, और इसके लिए V इक्वल टू ई प्लस आई आर लगेगा। अब तुम बोलोगे ई क्या? तो ई उसका EMF, ये EMF है 6 वोल्ट्स, यहाँ पे इसका EMF 18 वोल्ट्स। तो इसको जब डिस्चार्ज करोगे तो इसके अंदर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा जो भी दिया जाएगा वहाँ पे, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा। एक का R होगा, सपोज का R डैश होगा। इस तरीके से इनके अलग अलग फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुई बात, ये बैटरी और सेल के केस में दो। अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि हाथ के हाथ ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये तुम नोट करना है तब तक कर लो, मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो जब तक। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। प्रत्येक बैटरी के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ऊपर वाला नोट कर लिया ना, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, पॉज दबा देना नहीं करा हो तो। अब क्या बोल रहा है कि दो बैटरीज दे रखी हैं, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। तो पहली बैटरी जो रख रही है उसने मान लो कि ये दे रखी है, ठीक है, और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके नीचे दूसरी दे रखी है, ये दे रखी है, और इसके नीचे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। ये केस फर्स्ट। ये मान ले कि 12 वोल्ट की है, और ये 2 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाली जो है ये 6 वोल्ट की है, और 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां तक समझ में आई बात? क्वेश्चन ये पूछा है कि दोनों बैटरीज के अक्रॉस कितना वो है, और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस जो है वो लगा देते हैं अपन यहाँ पे, कितने कुछ ओम्स का लगा देते हैं, सपोज 6 ओम्स का लगा दिया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तुम्हें ये पता है कि ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। वो करंट निकाल देता है V अपॉन आर से, या फिर E अपॉन आर से भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तब लगाना है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस नीचे वाले रेजिस्टेंस में जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगाना है जब इंटरनल रेजिस्टेंस हो। ये करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से बना। फिर तो सबसे पहली स्टेप फाइंड द करंट। पहली स्टेप क्या है? फाइंड द करंट। फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर करंट निकालें, उसके लिए मुझे E चाहिए, लेकिन ये E मुझे नेट चाहिए, R चाहिए, R भी मुझे नेट चाहिए, सब चीज़ नेट चाहिए, मतलब टोटल चाहिए। और सबसे पहली चीज़, ये 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, ठीक है, ये 12 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। इनको मिला के मैं 18 वोल्ट लिखूं कि 6 वोल्ट लिखूं, ये पहले क्लियर करो। इसको मैं 18 वोल्ट लिखूं कि 6 वोल्ट लिखूं कि 12 वोल्ट लिखूं, क्या लिखूं? तो देखें, सबसे पहले ये देखना कि क्या बैटरी की आपस में लड़ाई हो रही है,
ठीक है, क्या बैटरी की आपस में लड़ाई हो रही है। तो देखें, ये पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा ऊपर वाली बैटरी का, ये बोलता है कि मैं करंट इधर भेजूंगा, हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो क्या बोलता है कि मैं भी करंट इधर ही भेजूंगा। अब जब ये दोनों के करंट ही यहाँ आने लग जाएंगे तो ये दोनों लड़ेंगे ना आपस में, एक दूसरे अपोजिट हो जाएंगे। और जब अगर लड़ते हैं तो 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट लड़ के जो बचेगा वो इसका वोल्टेज होगा 6 वोल्ट। ये समझ में आई बात, ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का, अपोज कर रहे हैं। और अगर ये अपोज कर रहे हैं तो उस केस में तुम्हें नेट वोल्टेज 6 वोल्ट लेना चाहिए, ठीक है। कभी कभी अपोज नहीं करते, उल्टा होता ना बैटरी, ये बैटरी अगर उल्टी होती तो फिर उस केस में अपन जोड़ देते इसको, ठीक है। तो आगे वाले केस में कभी बताऊंगा। ये वाले केस में जो है अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं तो पहली स्टेप में अपन ने क्या निकाला, करंट। ई नेट की जगह तुमने क्या लिख दिया, ई नेट की जगह तुमने लिख दिया ये वाला 12 माइनस 6 बराबर 6 वोल्ट। तो ऊपर क्या लिख दिया यहाँ मैंने 6 वोल्ट, नीचे कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जगह 6 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में, अरे लाइन से तो जुड़ा है ना, पैरेलल तो है ही नहीं, ये यूं करके यूं सीरीज में है। तो ये 2 ओम्स और ये 1 ओम्स कितना होगा, 3 ओम्स। तो ये 3 ओम्स यहाँ लिख दिया मैंने। आई बात समझ में। अरे इंटरनल रेजिस्टेंस 2 + 1 = 3 ओम्स हो गया, 3 ओम्स यहाँ लिख दिया मैंने। इसके अंदर एक्सटर्नल तो दिख ही रहा है 6 ओम्स है, उसके अंदर क्या है, तो करंट कितने का आ गया 6/9। इसका मतलब 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3 एम्पियर का करंट आएगा। पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। किसी को कोई डाउट? अपोज कर रहे थे इसलिए उसमें से माइनस कर दिया, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ना भैया, निकालना क्या है, V निकालना है, तो V का फॉर्मूला लगाना है। तो V = E/IR, प्लस की माइनस, तो वो डिपेंड करता है। अब सबसे पहले ये देखो कि ये वाली जो 12 वोल्ट की बैटरी है ये चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है, तो हमेशा पावरफुल चार्ज करता है। तो ये वाली हो रही है डिस्चार्ज, क्योंकि ये पावरफुल है, चार्ज करती है, होती नहीं है, करती है। किसको करती है, 6 वोल्ट वाले को चार्ज करती है। तो ये चार्ज हो रही है, समझ में आई बात, चार्ज हो रही है। ज्यादा से कम की ओर करंट जाता है, यहां से इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब डिस्चार्ज ये हो रही है, चार्ज हो रही है। तो जब चार्ज हो रही होती है तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, प्लस, और जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो माइनस। तो डिस्चार्ज जब हो रही होगी तो V कितना आएगा, E-IR। यहाँ तक समझ में आई बात। अब कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है, तो भैया 6 वोल्ट वाली चार्ज हो रही है, तो इसके लिए लगेगा, ये 6 वोल्ट की बैटरी के लिए लगेगा, ठीक है। हल्का सा ऊपर कर रहा हूँ, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी के लिए लगेगा। तो V 6 वोल्ट बैटरी के लिए निकालेंगे तो V = E किसका, उसी का EMF जिसकी बात कर रहे हैं। तो अपन 6 वोल्ट वाले की बात कर रहे हैं, 6 वोल्ट का EMF प्लस करंट इसका 2/3 है, तो सभी का 2/3 है, इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 1 ओम्स, ठीक है। हमारी बात समझ में, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 ओम्स। तो इसका आ जाएगा 6 × 18 19 20/3, 18 19 20/3, 20/3 वोल्टेज का मतलब करीब करीब 6 गया 18 बचे 20, तो 6.7 वोल्ट्स के आसपास हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा 6.7 वोल्ट्स। किसका EMF है ये भैया, वोल्टेज है इस वाली बैटरी का, ठीक है। तो इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका वोल्टेज है। ये जो लिखा है ना, ये वोल्टेज नहीं होता, भले भी ये लिखा रहता है, ये EMF होता है। EMF ने जो प्रिंटेड है वो, ठीक है, इतने वोल्ट्स के लिए बनाई थी, लेकिन मिल कितना रहा है, 6.7 वोल्ट मिल रहा है। अब तुम बोलोगे कि 6 वोल्ट की बैटरी थी, 6.7 वोल्ट कहाँ से आ गया, ठीक है, ये तो ज़्यादा वोल्टेज हो गया। तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि ऊपर वाला वोल्टेज दे रहा आपने इसको, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला डिस्चार्ज हो रहा है और नीचे वाली चार्ज हो रही है। चार्ज जो हो रही होगी उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक स्टार बना के लिख लें, हिंदी में लिखें, मातृभाषा शर्म ना करें। चार्ज हो रही बैटरी का वोल्टेज बढ़ जाता है, चार्ज हो रही बैटरी का वोल्टेज बढ़ जाता है।
और डिस्चार्ज वाली का कम हो जाता है। ठीक है, तो ये नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो कभी कंफ्यूजन होगी बैटरी तो 6 वोल्ट की, तो आंसर 6.7 वोल्ट कैसे आ गया, 6.7 ही आएगा उसको। चलिए उसके बाद देखें डिस्चार्ज हो रही बैटरी कौन सी है, बड़ी वाली बैटरी। बड़ी वाली बैटरी जो है उसका वोल्टेज निकालना है, तो उसका वोल्टेज निकालना है तो V इज इक्वल टू ई एम एफ, उसका 12 वोल्ट है, माइनस करंट, करंट सब में से एक ही जैसा जा रहा है, और वो करंट सब में से जो एक जैसा जा रहा है वो कितना है, 2/3 एम्पियर का है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 2/3 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस उस बैटरी का 2 है। अरे हाँ ना 2 तो है, ये रहा 2, तो ये 2 यहाँ डाल दिया आर की जगह। अब इसका कैलकुलेशन कर लो तो आ जाएगा इसका भी आंसर, और इसका आंसर जो है वो हमेशा 12 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्चार्ज हो रही होती है ना, ये डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज का होगा आंसर जिससे कम आना चाहिए। तो ये हो गया 12 माइनस 4/3, 12 माइनस 4/3। अब यहाँ पे मेरा मुंह आ गया होगा, इसको इधर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4/3 32/3, और 32/3 को एक अंदाज से लगाएं तो 33 होता तो 11 हो जाता, तो ये 10 होता 30.7। अब देख लो ये जो आंसर आ रहा है ये इस वाले से कम आ रहा है ना, 12 वोल्ट से, 12 वोल्ट से ये आंसर, अरे कहाँ गया, भाग गया ऊपर, रुको, हाँ 12 वोल्ट से ये आंसर कम आ रहा है। तो ये वाला जो आंसर है, ये जो आंसर है ये इस 12 वोल्ट से कम आ रहा, और ये 6 वोल्ट से जा रहा आ रहा है। तो जो चार्ज हो रही है उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, जो डिस्चार्ज हो रही है उसका वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, नोट कर लें। इससे क्लियर हो गया है कंसेप्ट पूरा, चार्जिंग किस में जा रही है, डिस्चार्जिंग किस में जा रही है। अब क्या फॉर्मूला लगाना, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू ई प्लस आई आर। ठीक, हाँ तो नोट कर लिया है आपने। अब एक क्वेश्चन और ऐसा देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने के पहले थ्योरी कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन लास्ट में और भी करा दूंगा। तो सबसे पहले चीज मैंने ये बताया कि सेल्स जो हैं वो या तो सीरीज में लग सकते हैं या फिर वो पैरेलल में लग सकते हैं या फिर मिक्स ग्रुपिंग में लग सकता है। ठीक है, और एक और तरीका है कॉम्प्लेक्स तरीके से लग सकता है। तो सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ लगेगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स लॉ एक अकेला लॉ नहीं है, बहुत सारे लॉ हैं उससे सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये एक लॉ है। मिक्स सर्किट सॉल्व करना है तो वो अभी अपन करते हैं, सीरीज और पैरेलल भी हम इसके बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि देयर आर n आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देयर आर n आइडेंटिकल cells, each of EMF capital E and internal resistance small r joined in first series, second parallel, find net current through them. Find net current through them passing through a external resistance capital R joined with them। ये क्वेश्चन है भाई। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, एक सीरीज पार्ट, एक पैरेलल पार्ट। तो पहले मैं सीरीज वाला बता रहा हूँ। सीरीज में क्या करना है
ये भाई मैं पीछे कर दूंगा, ठीक है, फिर नोट कर लेना। सीरीज में क्या करना है, वो ये बोल रहा है कि कितने सेल हैं, तो n सेल है और कैसे आइडेंटिकल है। अब तुम बोलोगे आइडेंटिकल नहीं होंगे तो क्या होगा, तो किरचॉफ लॉ से सॉल्व होगा। अभी सिर्फ आइडेंटिकल ही लग सकता है। किरचॉफ लॉ फाइनल लॉ है, उससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन लगाना बहुत कठिन है और समय लेता है सबसे बड़ी चीज़, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक हो सके हम उसको नहीं लगाते, लेकिन बिल्कुल ही मजबूरी हो जाएगी तो लगाएंगे। तो जब तक आइडेंटिकल सेल है किरचॉफ की जरूरत नहीं है, हम जो भी मेथड बता रहा हूँ उससे लगा सकते हैं, उससे सॉल्व हो जाए। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस सबका कितना आर है और काय में ज्वाइन कर दिया सीरीज में। तो पहला मैंने क्या किया, सीरीज में मैं डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने बनाया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और उसके साथ मैंने सेल लगा दिए, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। अरे कितने हैं, तो ऐसे n सेल्स हैं, मतलब पता नहीं कितने हैं, लगातार चलते जा रहे हैं। अब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है स्मॉल आर, यानी कोई सा भी ले लोगे सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और सबका वोल्टेज कैपिटल ई है, सबका वोल्टेज कैपिटल ई है। और ऐसे सेल्स कितने हैं, टोटल n सेल्स। अब वो ये बोल रहा है कि बताओ भैया करंट कितना आएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना कि हाथ लगा के देख लेंगे कितना है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो करंट कितना आएगा, तो ये पता करने के लिए सबसे पहले ये बताओ कि फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। तो अभी मैंने बताया फॉर्मूला ई अपॉन आर होता है। अब याद नहीं आ रहा तो फिर से सुनो, पूरी कहानी फिर से सुन लिया करो। V इज इक्वल टू आई आर था, ओम्स लॉ 10th में पढ़ा था। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जो है V इक्वल टू आई आर में करंट ये होता है। इसकी जगह मैंने EMF ले लिया अपॉन आर, लेकिन EMF की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट EMF लेना पड़ेगा और R प्लस स्मॉल r करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अच्छे से याद कर लें, ये करंट निकालने का फॉर्मूला है जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया। अब आगे देखें, हम ये बोल रहे हैं कि करंट, ठीक है, नीचे ले लेता हूं थोड़ा सा, करंट इज इक्वल टू ई नेट। एक अगर सेल लगा है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक सेल लगा 2 वोल्ट का, दूसरा सेल 2 वोल्ट का, तो बताओ कितने वोल्ट, 4 वोल्ट। एक और सेल लगा दिया 2 वोल्ट का, तो कितने वोल्ट, 6 वोल्ट। इस तरीके से यदि n लगे हैं तो n लगे हैं तो n इंटू 2 वोल्ट्स। अरे 1 वोल्ट 2 वोल्ट का, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 वोल्ट, 3 का 6 वोल्ट, ऐसे n का तो n वोल्ट। अब ये अगर v वोल्ट का होता है, एक दूसरा भी v, तीसरा भी v, तो कुल मिला के नेट वोल्टेज कितना मिलता, v इंटू एन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबका वोल्टेज ई है और ऐसे कितने हैं भाई, n है, तो कुल मिला के इनका वोल्टेज कितना हो गया, n इंटू ई हो गया। अरे 1 का ई, 2 का 2e, 3 का 3e, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एन ई हो गया ना। तो ये वाला जो वोल्टेज है ये एन ई हो गया। अब नीचे देखो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिखना है मुझे, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिखना है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है तो लिख दिया मैंने आर। और इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना है, लेकिन वो इंटरनल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना। तो एक का रेजिस्टेंस आर, दूसरे का भी आर, और ऐसे सब सीरीज में लगे हैं ना रेजिस्टेंस। तो सीरीज में यदि रेजिस्टेंस है तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। अरे 1 का आर, 2 का 2 आर, 3 का 3 आर, तो एन का एन आर। तो ये करंट इसमें से बहेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो बोल रहा था सीरीज में कितना करंट आएगा, तो ये सीरीज में करंट आएगा। क्लियर हुई बात। अब सेकंड देखें, लिख लेना एक साथ, ठीक है, पहले समझ लो। पैरेलल, पैरेलल में यदि लगाता है तो पैरेलल में डायग्राम बनाएंगे पहले। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ये लगा आर, इसके साथ एक सेल, ये पैरेलल, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा सेल, ये पैरेलल, ये तीसरा, फिर ऐसे कितने, तो n सेल्स, ठीक है, ऐसे कितने n सेल्स। अच्छा, n सेल्स की जगह मैं m सेल्स भी ले सकता हूँ, p सेल्स भी ले सकता हूँ। तो n सेल्स ऐसे, सबका EMF क्या है, E, ठीक। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक जैसा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी R, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी R। अब वो पूछ रहा भैया करंट कितना जाएगा ये बता दो, तो बता देते हैं। करंट का फॉर्मूला लिख लें पहले, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अभी बताया था ना ऊपर, वही है, लेकिन यहाँ पे सब दूर नेट है, ये भी नेट है, ये भी नेट है, तब ये टोटल करंट है।
तो टोटल करंट ई नेट आर अपॉन आर प्लस आर हो गया। अब चलो निकाल लेते हैं करंट। तो पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज ई नेट। एक का वोल्टेज ई, दूसरे का ई, तीसरे का ई, ऐसे कितने लगे हैं, एन सेल्स हैं, तो सबका मिला के कितना, बोलो कितना। अरे जम के बोलो कितना, कंप्यूटर पे देख रहे हो तो क्या है, जम के बोलो। गलत, सबका ही ई ही होगा, सबका मिला के भी ई होगा। जो एन ई बोल रहे हैं वो गलत, और जिनने ई बोल दिया था वो सही। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में वोल्टेज ऐड नहीं होते, सेम होता है। इसका 10 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, तो इन सबका भी 10 वोल्ट सीरीज में जुड़ता है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे, या नहीं जुड़ता, ये अपॉन में रहते हैं ऐसे। तो इनका सबका वोल्टेज मिला के भी वोल्ट्स ही रहेगा, बताया था। अब ये बताओ कि व्हाट इज आर नेट। तो आर नेट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमको पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r net इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/, याद आ रहा है, ये फॉर्मूला है। कहाँ तक चलेगा, 1/rn तक, ये आर नेट है इसका। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि ऐसे सभी एक जैसे हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और ऐसे कितने हैं, एन है, वो भी 1/r। तो इसको क्या अपन एन आर लिख सकते हैं। अरे 1/r1 प्लस 1/r 2/r होगा ना, 3 हो जाएंगे तो 3/r हो जाएगा ना, तो एन हो जाएंगे तो ऊपर n/r आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आर नेट कितना हो गया, पलटा दो इसको पूरे को, तो इसको पलटा दो तो आर नेट कितना आ गया, r/n। समझ में आ रही बात, ई नेट आ गया, आर नेट आ गया, तो इंतजार किस बात का, इसको इसमें पटको और इसको इसमें पटको। तो पटकने से हमें जो मिलेगा, यहाँ से यूं कूदा के यूं ले आते हैं, तो इससे मिलेगा I इज इक्वल टू, ई नेट की जगह मैंने लिखा कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर नेट की जगह r/n। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रही बात, ये इसका आंसर होगा, इतना टोटल करंट जाएगा। ठीक, ये टोटल करंट आएगा काय में भाई, पैरेलल में। ठीक, उसके पहले क्या पड़ा था, सीरीज। अच्छा बताओ, सीरीज में ज्यादा करंट मिलेगा कि पैरेलल में। यही सेल मैंने सीरीज में लगाया है, यही सेल मैंने पैरेलल में लगाया है। दोनों केसेस में करंट किस में ज्यादा है, तो देखो पहले वाले में करंट क्या आ रहा था, पहले वाले में करंट आ रहा था ये वाला, ये आंसर था पहले अपना। ठीक है, सीरीज में एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, और इसके अंदर जो है वो क्या है, ई अपॉन आर प्लस आर एन, r/n। तो इस केस में यहाँ पे n टाइम्स हो रहा है EMF। ठीक है, तो ये वाले पे इसमें n टाइम्स EMF हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस करंट कम कर देगा लेकिन EMF बढ़ा देगा, और यहाँ पे EMF वही रहता है पर इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो इन दोनों में से एडवांटेजियस कौन सा है, तो उसका आंसर है कि कह नहीं सकते, ये न्यूमेरिकल पे डिपेंड है, क्योंकि किसी में एक चीज़ ज़्यादा अच्छी है, किसी में एक चीज़ ज़्यादा अच्छी है, और हो सकता है कि इन दोनों से भी ज़्यादा अच्छा निकले कि अपन मिक्स ग्रुपिंग करें। तो अगर अपन इसको सीरीज को और पैरेलल को मिक्स कर दें तो उसको मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज के हैं और पैरेलल के हैं, तो इसमें हम करंट में बता नहीं पा रहे कि कौन सा ज़्यादा है। जब तक तुम वैल्यूज़ नहीं रखोगे तब तक नहीं पता पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको वापस ऊपर कर रहा हूँ, फिर मिक्स ग्रुपिंग देखेंगे और फिर देखेंगे करंट किस में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं ऊपर करूँगा एक बार यहाँ पे। अब आप इसको नोट कर लें, यहाँ पे यहाँ तक नोट कर लें एक बार, उसके बाद फिर मैं नीचे करके फिर से पॉज दबा देना और फिर नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पॉज दबा दो भैया, दबाइए पॉज। चलिए अब मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे एक बार पॉज दबा दीजिए। हो गया, चलो आगे बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट पेज। मिक्स ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मिक्स ग्रुपिंग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग तो डाल ही देता हूं मैं, फिर भी क्वेश्चन से ही करेंगे सॉल्व। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है, करीब करीब सभी किताबों में दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर आर
n cells ऑफ कोर्स आइडेंटिकल, अभी अपन नॉन आइडेंटिकल तो देखा ही नहीं हो तो किरचॉफ से होगा. देयर आर n cells, each of EMF capital E and internal resistance small r. ठीक है, joined in series and such m rows are joined in parallel across external resistance capital R. Find current and condition for obtaining maximum current. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें सेकंड पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइंड करंट एंड कंडीशन, ये सेकंड पार्ट है. कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम करंट. क्या बोल रहा है कि n सेल्स हैं और सीरीज में लगे और ऐसी m रोज हैं, एक के नीचे एक. ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाते. तो बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके साथ में क्या कनेक्टेड है, एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर ऐसे कितने सेल, n सेल्स. कितने सेल, n सेल्स. अब ये जैसे एक पूरी की पूरी रो है. ठीक है, ऐसी एक रो नहीं, एक के नीचे एक रो लगी हुई है ऐसी पैरेलल. ठीक है, तो इसके नीचे ये ऐसा का ऐसा फिर से. ठीक है, और ये यहां से जुड़ा हुआ है और उसके नीचे फिर से ऐसे के ऐसी, और उतनी की उतनी n सेल्स, एक एक लाइन में n सेल्स, और ऐसे जुड़े हैं कितने हैं, तो ये चलते ही जा रहा है. तो ऐसे m रोज हैं, ये रो बोलते हैं इसको, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, ऐसे कितनी, तो m रोज, m यानी कोई नंबर. ठीक है, और ये इधर से भी आगे बढ़ा देते हैं m रोज. तो ये पूछ रहा भैया बताओ करंट कितना है. ठीक, अब सिंपल है, करंट कितना आएगा ये पता करने के लिए हमने क्या बोला कि करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर. यही फॉर्मूला है ना. अब करंट इज इक्वल टू, अब सबसे पहले ये पता करो कि इस पूरे का, किसका, यहां से लेके यहां तक का ईएमएफ क्या है. अब इस पूरे का ईएमएफ पता करने के लिए पहले एक रो का ईएमएफ निकालता है. ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ वन रो, EMF of one row is n into E. अरे अभी निकाला था ना, एक का E, दूसरे का E, तो ऐसे दो ही हो गया है, तीन ही हो गया, तो ऐसे कितने सेल हैं, n सेल है, तो n ही हो गया. सही है कि नहीं. एक रो का EMF कितना है, n. ऑल रोज इन पैरेलल, सो EMF इज इक्वल टू n. सारी रोज पैरेलल में हैं तो कितनी भी लगा दो पैरेलल में, तो ईएमएफ उतना ही होता है जितना एक रो का होगा. तो ये जो एक रो का होगा वही सभी का होगा, इसका 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 सबका मिला के भी ईएमएफ उतना ही होगा. तो ये समझ में आई बात. सारों का जो ईएमएफ है वो एन ही होगा. तो यहाँ जो लिखा हुआ है ई, वो जो ई नेट है वो बेसिकली एन ही है. ठीक है, अब बचा इंटरनल रेजिस्टेंस नेट निकालने का. तो एक लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एन आर. अरे एक का आर, दूसरे का आर, तो एन आर. और ऐसी कितनी रोज हैं, तो देर आर एम रोज. ठीक है, ये ऊपर कर रहा हूं मैं, बाद में नीचे कर दूंगा. देर आर एम रोज, एम रोज हैं, सो देयर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक मिनट रुके,
फोन आ गया किसी का। हाँ, तो फिर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल भी होगा, तो ये कितना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस इसका? सोचो सोचो, देर आर एम रो, सो देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, तो ये होगा एन आर अपॉन एम। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो पहले पुराना देखो, यहाँ पे इस जगह पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था? आर बाय एन था ना, इधर क्या था? एन आर था। तो एक लाइन का एन आर, और अगर पैरेलल में जाते हैं तो अपॉन में आता है। अब चूंकि यहाँ पे एन की जगह एम है, तो यहाँ पे आर बाय एम हो गया, तो एन आर तो पहले ही हो गया था और अपॉन में एम और हो गया, तो क्या हो गया? एन आर, और इसका एम हो गया ये अपॉन में, ये जो एन है ना ये एम हो गया, तो एन आर अपॉन एम, यहाँ हो गया एन आर और अपॉन, और यहाँ पे हो गया एम। तो इस तरीके से एन आर अपॉन एम हो गया। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया भैया? इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर हुई बात? एक लाइन दो लाइन अब इसमें रख दूं मैं आई में, अब बचा क्या है? ठीक है, तो करंट निकालना था मुझे, तो निकाल लेता हूं। तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ की जगह एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर अपॉन एम, ये टोटल करंट आएगा। ये क्वेश्चन पूछा था उसने। लेकिन इसके साथ एक अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कितने कैसे ऑब्टेन होगा? तो मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए कितने रोज लगाएं, कितने पैरेलल में, कितने सीरीज में, ऐसा पूछ रहा है। तो उसके लिए देखो, करंट के फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसका एलसीएम ले लो, तो ये इधर से इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम आर प्लस एन आर, और जो एलसीएम एम आया ऊपर चला जाएगा, तो एन एम ई, इतना करंट आ जाएगा, इतना करंट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। अब वो ये बोल रहा है कि जो करंट है वो कितना है? एन एम ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। कितनी चीज़ें सीरीज में लगाएं और कितनी चीज़ें पैरेलल में लगाएं, ये पता करने के लिए हमने क्या कंडीशन डिराइव करी? I इज इक्वल टू एन एम ई, ऐसा कैसे लिखा? अपॉन में इस एम आर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? सोचो, देखो ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये मिल जाएगा, रूट हट जाएगा, और क्या इसका रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा। लेकिन माइनस टू ए बी जो बचेगा उसको हटाने के लिए मैं इसके अंदर क्या करता हूँ? यहाँ पे प्लस टू ए बी कर देता हूँ, ए जिसमें से एम आर है और बी जिसमें से एन आर, ये टू ए बी कर दिया। अब जो नीचे की चीज बनी है ये और ये एक ही है, इसको एक्सपांड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये प्लस टू ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ये स्क्वायर है बी स्क्वायर बराबर हो गया। ये समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे ये बताएं कि इसकी मिनिमम वैल्यू यदि ले लें, ध्यान से सुनना, इसकी मिनिमम वैल्यू यदि ले लें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन में है। अरे इसकी कम से कम वैल्यू निकाल लो तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि ये अगर कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये इन्वर्स रिलेशन में है। ठीक है, ये समझ में आई बात? अब क्या करें, इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? तो सीधी बात है, माइनस में तो आ नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ ऊपर, तो इसकी कम से कम वैल्यू जो हो सकती है वो जीरो हो सकती है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर लगा हुआ है, मान लो यहाँ स्क्वायर लगा है, तो मैं इसके अंदर माइनस वन भी रखूंगा तो वन मिलेगा, प्लस वन रखूंगा तो भी वन मिलेगा, 12 रखूंगा 144 मिलेगा, माइनस 12 रखूंगा तो भी प्लस 144 मिलेगा। इसका मतलब इस ब्रैकेट से यदि जो चीज़ कम से कम बाहर निकल सकती है वो जीरो निकल सकती है जब मैं यहाँ जीरो रख दूँ। इसका मतलब ब्रैकेट के ऊपर यदि स्क्वायर लगा हो तो कम से कम वैल्यू जो मिल सकती है इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, और जब ये मिनिमम होगा तो ये अपने आप ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसने पूछा था करंट मैक्सिमम कब होगा, तो हमने क्या बोला? इफ करंट इज मैक्सिमम देन रूट एम आर माइनस रूट एन आर इज इक्वल टू जीरो।
अरे हाँ कि ना, ये ब्रैकेट ज़ीरो होगा ना, तो ब्रैकेट ज़ीरो कर दिया मैंने। अब ब्रैकेट ज़ीरो कर दिया, तो अब ये इसको मैं इधर से उधर उठा के ले जाता हूँ, तो एम आर इज इक्वल टू एन आर, रूट से रूट कैंसिल हो गए, अरे रूट लगा लो, स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया एम आर इज इक्वल टू एन आर। फिर अगली स्टेप में मैंने लिया आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। क्या ये तुम्हें कुछ देखा हुआ सा लग रहा? एन आर अपॉन एम, देखो जरा पीछे, यहाँ पे एन आर अपॉन एम आया है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। अरे क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। तो इसकी कंडीशन बन गई, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि करीब करीब हर क्वेश्चन में लगानी पड़ती है जहाँ पे भी मिक्स ग्रुपिंग आता है। कंडीशन, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is equal to total internal resistance of all cells, then current is maximum। इसी को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब कोई पूछेगा क्या बोलता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो हम ये बोलेंगे कि इफ कैपिटल आर इज इक्वल टू टोटल स्मॉल आर, देन maximum power is transmitted through the resistor, through the resistor। इसका मतलब कौन सा रजिस्टर? एक्सटर्नल रजिस्टर। एक्सटर्नल रजिस्टर मैक्सिमम पावर निकलेगी, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। और जब आई मैक्सिमम हो जाएगा तो अपने आप ही पावर मैक्सिमम हो जाएगी। और आई मैक्सिमम कब होगा भाई? तो कंडीशन है आई मैक्स के लिए। तो आई मैक्स की कंडीशन क्या है? आई मैक्स की कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो ये वाली कंडीशन जब बन जाएगी तो मैक्सिमम करंट आएगा, और जब मैक्सिमम करंट आएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोनों एक ही तो बात है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है? इफ स्मॉल आर और कैपिटल आर, टोटल स्मॉल आर और टोटल कैपिटल आर बराबर हो जाते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सारे सीरीज पैरेलल हो। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, सबसे पहले एक बार एक स्क्रीन पे पॉज दबाना, पूरा नोट कर लेना, और फिर उसके बाद दूसरी बार नोट कर लेना। ठीक है, ये यहाँ से नोट कर लो भैया, यहाँ से आ जाएगा लिखा हुआ। देयर आर n cells, each of EMF E and internal resistance are joined in series। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पॉज दबा दो। चलिए नेक्स्ट पेज दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे पॉज दबा दीजिए, और ये कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, पॉज दबा दो भैया यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलिए।